हाँ भाई महारती हूँ जंग के लिए तैयार। तो भाई दिस इज द एपिसोड 15 ऑफ आवर कोड यूज सीरीज, जिसमें कि हम कर रहे होंगे एसक्यूएल का पार्ट 1। ठीक है, अभी तक हम लोग पाइथन पूरा कर चुके हैं, नेटवर्किंग समाप्त कर दिया और अब जाके हम आ चुके हैं एसक्यूएल पे। इससे पिछले वाले एपिसोड में हमने डीबीएमएस अच्छे से कर लिया था। ठीक है, वो नहीं देखा है और अगर इस सीरीज को अभी तक फॉलो करते हुए नहीं आ रहे हो तो मेक श्योर तुम पहले इसको स्टार्टिंग से देखो। ठीक है, ताकि तुम्हारी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और तुम्हारी पूरी की पूरी कंप्यूटर साइंस 12th क्लास की सीबीएसई पूरा कंप्लीट रहे। राइट, अभी हम पार्ट 1 कर रहे होंगे एसक्यूएल का। एग्जैक्टली क्या डेटाबेसेस बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, उनके ऊपर वर्क कैसे करते हैं, हम वो सब कुछ हम देख रहे होंगे। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल पे नए हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर देना। यूजुअली मैं बोलता नहीं हूँ बट आज मेरा मन कर गया तो फिर मैंने बोल दिया। राइट, बाकी ये नोट्स जिनसे मैं पढ़ा रहा हूँ दीज आर कोड सीरीज नोट्स, प्रीमियम नोट्स है, थोड़ा सा पेड है। अगर तुम परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से परचेस कर सकते हो। बाकी हमारा पाइथन अस्त्र 12 डेज क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, लाइव है। ठीक है, 12 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। तो अगर तुमने अभी तक एनरोल नहीं किया या फिर एनरोल करना चाहते हो, अपनी पाइथन के ऊपर वर्क करना चाहते हो लाइव क्लासेस में मेरे साथ 1 to 1, उस केस में तुम ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब पे फ्री कंटेंट आता रहेगा तो उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, ये मत सोचना कि भैया आपने पेड कोर्स क्यों बना दिया। ठीक है, तो जो भी है यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है। बाकी अगर आप खुद से डेडिकेटेडली स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ना चाह रहे हो मेरे साथ कि भाई 12 दिन की लाइव क्लासेस हो, बोर्ड तक का सपोर्ट हो, तो उस केस में तुम लोग डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक चेकआउट कर सकते हो, वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो। राइट, एसक्यूएल देखो, एसक्यूएल तुम्हारा बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चंस एक जैसे ही आते हैं एग्जाम में, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर तुम थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करोगे तो फिर तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, बट हाँ यहाँ पे क्वेरीज थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि तुमने पाइथन की लैंग्वेज पढ़ी थी उसमें सीखा था तुमने, वैसे ही यहाँ पे तुम्हें क्वेरीज का क्या लिखने का स्टाइल होता है, राइटिंग पैटर्न क्या होता है, तुम्हें वो 1-2 बार समझना पड़ेगा, जो कि तुम प्रैक्टिस के साथ साथ तुम्हें क्लियर हो जाएगा। बाद में इसमें ज्वाइन करने वाले कमांड, सम करने वाले कमांड, कार्टेशियन प्लेन वगैरह ये सब टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, सिलेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब तुम लोग धीरे धीरे करके सीख जाओगे। अभी हम थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का पोर्शन कर रहे होंगे, 2 पार्ट्स में एसक्यूएल। यहाँ पे हम पार्ट 1 करेंगे, नेक्स्ट वाले एपिसोड में एपिसोड 16 में हम पार्ट 2 करेंगे एंड देन एपिसोड 17 में हम इंटरफेसिंग वाला चैप्टर भी कर लेंगे। राइट, बाकी अब यहाँ से टाइम स्टैम्प डाल दो, जिनको जल्दबाजी होगी जो एग्जाम के टाइम पे देख रहे हैं वो इस टाइम स्टैम्प के आगे से देखेंगे। फाउंडेशंस, डीडीएल, डेटा टाइप्स, कंस्ट्रेंट, डेटाबेसेस एंड टेबल ऑपरेशंस। देखो एसक्यूएल कुछ भी नहीं है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक ऐसी क्वेरी लैंग्वेज जिसमें हम क्वेरीज करके डेटाबेस से कोई भी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो उसमें से वो ले सकते हैं या फिर उसको अपडेट कर सकते हैं। उसको ओवरऑल उसकी मैनेजमेंट हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्वेरीज का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेरीज क्या होती हैं? सबसे पहले तो जैसे कि यार तुमने पाइथन में हम कमांड्स लिखते थे, हम कोड्स लिखते थे, वैसे ही यहाँ पे जो उन्हीं चीज़ों को हम क्वेरीज बोलते हैं। ठीक है, क्वेरीज मतलब एक टाइप से क्वेश्चंस कहते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, तो वही चीज़ यहाँ पे क्वेरी वही है। ठीक है, 2 चीज़ें हैं मेनली यहाँ पे तुम्हारी बिग बकेट, दैट इज डीडीएल एंड डीएमएल। अगर तुम दोनों को समझ गए तो फिर उसका तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। डीडीएल का मतलब है स्ट्रक्चर, यानी कि जो ओवरऑल बाहर की बाउंड्रीज सेटअप करेगा। ठीक है, जो लेआउट डिजाइन करेगा ओवरऑल टेबल का, दैट विल बी डीडीएल। ठीक है, स्ट्रक्चर बोलो, लेआउट बोलो, नंबर ऑफ कॉलम्स बोलो, और क्या उनका स्टाइल होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या कंस्ट्रेंट्स होंगे, वो सब कुछ काम हमारा डीडीएल सर करते हैं। डीडीएल क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो कि डेटा को डिफाइन करेगा, अभी डिफाइन करेगा, बस डेटा के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। बट दिस इज ये नेक्स्ट जो है डीएमएल, दिस इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यहाँ पे हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर डेटा को यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, ये सब हम डेटा के ऊपर डायरेक्टली काम कर रहे होते हैं। बट डीडीएल में हम जो क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप ये सब है, इसमें हम स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसके ओवरऑल लेआउट के बारे में बात कर रहे होते हैं। किसी भी टेबल को बनाने से पहले या फिर हम बोलेंगे किसी भी रिलेशन को बनाने से पहले, क्योंकि बिकॉज दिस रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है ना, तो हम बोलेंगे किसी भी रिलेशन को बनाने से पहले हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो हमेशा हम डीडीएल कमांड्स पहले ही यूज़ कर रहे होंगे, कि उसके बाद जब तक हमारे पास कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है उसके ऊपर हम डीएमएल कमांड्स तो रन कर ही नहीं पाएंगे ना, बिकॉज वी नीड फर्स्ट अ स्ट्रक्चर। तो इसलिए जब भी हम कर रहे होंगे हम पहले क्रिएट वगैरह करेंगे, ऑल्ट, अगर कोई चीज़ हटानी है फिर ड्रॉप, पहले हम उसका ओवरऑल बाहर क्या लेआउट सेटअप कर देंगे। ज़रूरत के हिसाब से हमें स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है किसी टेबल में एक नई इन्फॉर्मेशन आई है जो कि हमें एक नया कॉलम ऐड करना है, देन उस केस में हमें डीडीएल भी कमांड्स यूज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें उसको ऑल्टर करना पड़ेगा, नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा, जो भी है उस सब कुछ को ऑल्टर करना पड़ेगा, नए कंस्ट्रेंट्स लगाने पड़ेंगे, वो सब कुछ डीडीएल में आएगा। बट अगर हमें डेटा के ऊपर वर्क करना है, डेटा अपडेट करना है, डेटा इंसर्ट करना है, डेटा रिमूव करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, कुछ भी करना है, तो उस केस में हम डीएमएल में आ जाएंगे। तो एक छोटा सा एमसीक्यू भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा डीडीएल कमांड है या फिर कौन सी डीएमएल कमांड है, तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना। एग्जांपल दे रखे हैं, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप तुम्हारे डीडीएल में आते हैं, और इसके अलावा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, ये सब कुछ जो है तुम्हारे डीएमएल में आते हैं।
नेक्स्ट जो है हमारा डेटा टाइप्स। तो अब डेटा टाइप्स जो है हमारे यहाँ पे 5 तरीके के मेजर डेटा टाइप्स, और इन्हीं से ही क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। इनके अलावा तुम्हें कोई भी और डेटा टाइप यूज़ नहीं करना है अपने एग्जाम में, और 5 ही हैं। पहला कैर। कैर का मतलब होता है फिक्स डेटा टाइप। देखो कैर और वैर कैर को ना मैं तो कहता हूँ हमेशा एक साथ में पढ़ो और एज अ डिफरेंसेस पढ़ो। कैर का मतलब है कि ये फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर है, जिसमें कि अगर आपने एक बार लिख दिया कि इसके अंदर कैर के अंदर आपने स्पेस दे दी 20, ठीक है, 20 कैरेक्टर्स की स्पेस दे दी, तो वो 20 कैरेक्टर्स पूरे के पूरे यूटिलाइज करेगा, उतना स्पेस वो एलोकेट कर देगा, इवन आफ्टर उसमें जगह सिर्फ 5 की यूज़ हो रही हो। मतलब कि अगर मान लो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपने एक बहुत बड़ा सा घर ले लिया, तो नो मैटर कि आप उसमें बस एक कमरा आपको चाहिए रहने के लिए, बट आपने पूरा पूरा बंगला ले लिया है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, ये आपका कैर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से नहीं होता। यहाँ पे जितना आपने अलोकेट कर दिया वो उतना का उतना पूरा ऑक्यूपाई करेगा। अब उस पूरे घर में आप ही रहोगे, नो मैटर वॉट, ठीक है। उस घर में चाहे आपको सिर्फ एक कमरे की ज़रूरत हो, 2 कमरे की ज़रूरत है, उसकी से फ़र्क नहीं पड़ता। जितना आपने एलोकेट कर दिया वो सारा का सारा अब सिर्फ आपका ही, उतना स्पेस ऑक्यूपाई होएगा ही होएगा। वैर कैर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, और क्योंकि वैर का मतलब है वेरिएबल, ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है। यानी कि अगर मैंने 20 लिखा है, बट लिखने को तो मैंने 20 लिखा है उसके अंदर, बट अगर इंटरनली जो कैरेक्टर है, वो जो स्पेस है उसमें पर्टिकुलर वो सिर्फ 4 का यूज़ कर रहा है या फिर 5 का यूज़ कर रहा है, किसी भी 20 से एक स्मॉल किसी भी नंबर का यूज़ कर रहा है, तो सिर्फ उतनी ही लेंथ एलोकेट की जाएगी, बाकी सारा स्पेस फ्री अप कर दिया जाएगा। क्या डिफरेंस क्लियर हो गया? ठीक है, कमेंट में बता देना भाई। कैर और वैर कैर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो इसको पता भी होना चाहिए तुम्हें, बेसिक है। तो इसके अंदर जो कैर और वैर कैर में हम ये एन लिखते हैं ना, मैं इस एन की ही बात कर रहा हूँ। अगर हमने इस एन को, ये एन जो है तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो कि इसमें स्टोर हो सकते हैं। अगर कोई फ़ोन नंबर है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू 10 या फिर 11 रख सकते हैं, ठीक है, कि मतलब 10 इंडिया में देखा जाए तो फिर 10 कैरेक्टर्स का होता है फ़ोन नंबर, तो वहाँ पे हम इसको स्टोर कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये ध्यान रखो, यहाँ पे वो फिक्स्ड है, यहाँ पे वो वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बाय चांस कैरेक्टर किसी ने मान लो कुछ ऐसी चीज़ है जो कि वेरिएबल है, नेम है, अब किसी का नेम ज़रूरी थोड़ी है कि वो हमेशा उतने ही कैरेक्टर्स चाहिए ही चाहिए होंगे। किसी के नेम में हो सकता है किसी का नेम छोटा होगा, ठीक है। मेरा नेम पर्टिकुलरली अगर देखा जाए, तुम लोग देखोगे तो फिर नितिन पालीवाल थोड़ा सा लंबा है कैरेक्टर वाइज देखने में, ठीक है, अगर हम फुल नेम देखेंगे। बाकी कुछ कुछ का नेम छोटा होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें वेर कैर यूज़ करना चाहिए ज़्यादातर जगह पे। बट कई जगह पे हम कुछ कोड यूज़ कर रहे होंगे, कुछ छोटा मोटा कोड, कोई UID या फिर कुछ भी बोल सकते हो, है ना। उस केस में कैर बढ़िया रहता है, जहाँ पे हमें पता है कि इतनी ही लेंथ का कैरेक्टर है और ईजी है बस वहाँ पे, ठीक है। तो अगर कोई कोड है, कोई पर्टिकुलर कोड है, कोई UID है या फिर कुछ भी है, उस केस में हम जब फिक्स्ड हमें पता है कि इतने ही कैरेक्टर्स है, तो हम कैर सिंपली यूज़ कर सकते हैं। बाकी एज सच कोई मेजर इसका एडवांटेज नहीं है। जैसे कि वेर कैर में हमें एक बड़ा एडवांटेज मिलता है, दैट इज़ क्या, कि ये वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट है, हर किसी को अपने हिसाब से सेट कर सकता है। यहाँ पे इसका नाम सिर्फ इतना एलोकेट हुआ, तो फिर जितने कैरेक्टर्स ने यूज़ किए पर्टिकुलरली, सिर्फ उतने की ही स्टोरेज वो ऑक्यूपाई करेगा, नो मैटर कि मैंने इस n की वैल्यू 100 रखी हो, 100 200 कितनी ज़्यादा रखी हो, जितना वो यूज़ कर रहा है वो सिर्फ उतना ही ऑक्यूपाई करेगा। नेम्स, ईमेल्स, फास्टर, स्पेस एफिशिएंट, सबसे बढ़िया वेर कैर है। पहले के टाइम पे हम कैर यूज़ करते थे, बाद में जैसे ही वेर कैर वाला अपडेट आया तो फिर हमने वेर कैर पे शिफ्ट हो गए। अब आ जाता है हम इंट के ऊपर। इंट का मतलब है इंटीजर। यहाँ पे होल नंबर लिखा हुआ तुम्हें दिख रहा है, बट उससे कंफ्यूज मत होना कि भैया होल नंबर वो तो 0 से लेके पॉजिटिव होते हैं सारे सारे। यार ये बस एक वैसी तुम्हें समझाने के लिए रखा है। इंटीजर्स कभी कभी डायरेक्टली वैसे यार इंटीजर बेसिक है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से लेके अगर तो मतलब -5, -4, -3 जो भी इस तरीके से नंबर्स होते हैं 1-1 के गैप में, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, तो वो 1-1 के गैप वाले नंबर्स जो होते हैं दे आर इंटीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज योर, यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे कि तुम्हें दिख रहा है, ये कोई सा भी तुम्हें नंबर देना है, ज़्यादातर टाइम्स हम इंटीजर ही यूज़ कर रहे होंगे, कोई सा भी नंबर है ना अगर, तो वो इंटीजर में आएगा, ठीक है। बट एक चीज़, कुछ और चीज़ें और बोलना चाहूँगा, इंटीजर्स में हमें कभी भी हमें कोड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जो हम ये जैसे कि यहाँ पे तुम देख रहे हो वेर कैर में हमने ऊपर से कोड्स लगा रखे हैं दोनों में, ठीक है। सेम हमने कैर में भी कोड्स लगा रखे हैं, सेम हम डेट में भी कोड्स लगाते हैं, बट ये दोनों डेटा टाइप्स में हम कोड्स कभी भी नहीं यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। कोड्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम स्ट्रिंग हमने समझा था पाइथन में, है ना, पाइथन में हमने स्ट्रिंग पढ़ा था कि स्ट्रिंग क्या होता है। सेम कुछ ऐसे ही समझो कि कैर, वेर कैर और डेट एक टाइप का स्ट्रिंग है, ठीक है। समझो बस, ऐसा एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, लिटरल वे में नहीं। और इंट फ्लोट जो है ये दोनों तुम्हारे, क्योंकि ये इंट और फ्लोट जैसा कि हमने वैसे पढ़ा था उसमें, सेम ये वैसे ही वर्क कर रहे हैं। इसमें हमें कोई भी स्ट्रिंग कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है।
फ्लोट जो है दैट इज़ फॉर स्पेसिफिकली फॉर डेसिमल नंबर। अगर तुम्हारा जो डेटा टाइप है वहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि वो जो, अगर मान लो तुम मार्क्स लिखना चाह रहे हो, ठीक है, किसी कॉलम है उसमें तुम मार्क्स लिखना चाहते हो, बट तुम सोच रहे हो यार मैं मार्क्स कॉलम को इंट में लिखूँ या फिर फ्लोट में लिखूँ, तो उस केस में तुम्हें पता है कि यार मार्क्स मैं ना चाहता हूँ कि सारे के सारे पॉइंट्स में आए, मतलब 95.7, 99.8, कुछ इस तरीके से मार्क्स आए, देन वी विल यूजिंग डेसिमल या फ्लोट, है ना। और अगर हम चाहते हैं कि इतना कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, 94, 95, 100 जो भी है इस तरीके से आए, तो हम डायरेक्टली इंट को यूज़ कर लेंगे। क्या बात क्लियर है? बस वही बात है, ठीक है। आगे देखेंगे डेट। अब देखो डेट एक बढ़िया टाइप का डेटा टाइप्स होता है हमारा, बढ़िया टाइप का डेटा टाइप जो भी है, मतलब डेट में हमें क्या करना होता है, डायरेक्टली डेट लिख देना होता है, ठीक है। इसका तो लिटरल सेंस ही वही बन रहा है, ठीक है। अगर आप डेट लिख देते हो, उस डेटा टाइप का नाम ही डेट है, ठीक है। बट फॉर्मेटिंग इसकी याद रखना, सबसे पहले आपका आता है ईयर, देन मंथ, देन डेट, ईयर मंथ डे, ठीक है। तो वही बात है, सबसे पहले हमेशा याद रखना तुम 4 कैरेक्टर्स में ईयर लिखोगे, फिर एक हाइफन बोलता है गेस, हाँ बताना कमेंट में शायद, ठीक है। फिर एक हाइफन लगा के मंथ लिखेंगे और उसके बाद हाइफन लगा के डी लिखेंगे, राइट। पता नहीं, मैं तो इसको माइनस का साइन बोलता हूँ वैसे, बट जो भी हो चलो, ठीक है। और कंस्ट्रेंट्स, अब आ जाता है हम कंस्ट्रेंट्स के ऊपर कि क्या क्या कंस्ट्रेंट, 3 मेजर कंस्ट्रेंट यहाँ पे तुम लगा सकते हो। सबसे पहले देखते हैं नॉट नल कैसे लगेगा, ठीक है। तो यार इसमें कुछ इतना टफ नहीं है। देखो नॉट नल होता क्या है, अगर किसी भी वैल्यू को तुम चाहते हो कि यार ये पर्टिकुलर कॉलम में ना मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, मैं एक कंस्ट्रेंट लगा दूँ। कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, एक टाइप का रोक लगाना या फिर एक टाइप की बाउंड्री सेट कर देना किसी भी एक डेटा टाइप के लिए, किसी भी एक कॉलम के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। किसी एक कॉलम के लिए अगर आप एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो, एक जोन बना देते हो कि भाई तुम ये ही करोगे, ठीक है। तुम्हारा इतना, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो तुम्हें चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ तुम्हें इस तरीके से करनी है तो करनी है। मेजर 3 ही टाइप्स के हैं, इनमें से भी अगर देखा जाए तो सिर्फ मेनली 2 ही टाइप के हैं, क्या है, नॉट नल और यूनिक, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है, आगे और भी होता है, बट तुम्हारे सिलेबस में तुम्हें जो पढ़ना है दैट इज नॉट नल एंड यूनिक, सिर्फ 2 ही है। नाम से ही पता चल रहा है नॉट नल, यानी कि यहाँ पे अगर तुम कहीं पे कंस्टेंट लगा दोगे नॉट नल, तो वहाँ पे तुम नल वैल्यूज़ नहीं डाल पाओगे, यानी कि उसको एम्प्टी छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मान लो कि अगर कोई ऐसा कॉलम है, जैसे कि मान लो कोई ऐसा कॉलम जो कि ऑप्शनल है, ठीक है, वहाँ पे नल होगा चलेगा, बट कोई ऐसा कॉलम है जो कि कंपलसरी है, जो कि होना ही चाहिए, ठीक है, मतलब उसके बिना हमारा प्रॉपरली काम नहीं होगा, जो कि वो कॉलम अगर होना ही चाहिए तुम कह रहे हो, तो तुम नॉट नल लगा दो। दूसरी चीज़ है यूनिक। अगर तुम्हें लगता है कि वहाँ की जो वैल्यू है वो यूनिक होनी ही चाहिए, ठीक है, नल हो जाए चलेगा बट यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम सिर्फ यूनिक लगाओगे तो ऐसा नहीं है, इसमें यहाँ पे नल वैल्यूज़ तो एक्सेप्ट कर सकता है, नॉट नल जो है उसमें हमारी यूनिक वैल्यूज़ आ सकती हैं। बट यहाँ पे तुम देख रहे हो यूनिक वैल्यूज अगर ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये दोनों सेपरेटली हैं। नॉट नल अपनी अलग जगह पे वर्क कर सकता है, यूनिक अपना अलग जगह पे वर्क कर सकता है, बट प्राइमरी की इन दोनों को कंबाइन कर देती है, इन दोनों की कैपेबिलिटीज़ को कंबाइन कर देती है। दैट इज प्राइमरी की क्या कहती है कि आप अगर जिस भी कॉलम को प्राइमरी की बनाओगे उस कॉलम के अंदर ना तो आप कोई नॉट नल वैल्यूज, वहाँ पे कोई नल वैल्यूज भी नहीं आ सकती, यानी कि डायरेक्टली नॉट नल को एनफोर्स कर रहा है। दूसरी चीज़ कि आप वहाँ पे हर एक वैल्यू यूनिक डालोगे, यानी कि यूनिक कंस्ट्रेंट को भी हिट कर रहा है। तो ये दोनों का कंबाइन है, ठीक है, प्राइमरी की। और प्राइमरी की बेसिकली क्या है, किसी भी टेबल में किसी भी एक डेटा को एक्सेस करने के लिए थ्रू आउट मल्टीपल टेबल्स हम जिस की का सबसे पहले यूज़ करते हैं दैट इज प्राइमरी की। या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर टेबल में, किसी, अभी रेफरेंसेस मत सोचो, किसी भी एक पर्टिकुलर टेबल में अगर तुम्हें किसी भी एक डेटा को फाइंड करना है, किसी भी एक डेटा को सिलेक्ट करना है पर्टिकुलरली, तो उस केस में तुम प्राइमरी की वाले जो तुम्हारा कॉलम होगा उसी का यूज़ कर रहे होगे, उस कॉलम का जिसमें प्राइमरी की सेट है। मान लो कि स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है, तो वहाँ पे स्टूडेंट आईडी का जो कॉलम होगा दैट विल बी मार्क्ड एज अ प्राइमरी की, क्योंकि स्टूडेंट आईडी जो होगी वो हर एक स्टूडेंट की यूनिक भी होनी चाहिए और नॉट नल भी होनी चाहिए। मतलब कैसे भैया, भाई स्टूडेंट आईडी जो है वो नॉट नल, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि कोई नल आईडी, किसी की आईडी है ही नहीं, ऐसा कोई स्टूडेंट एग्जिस्ट तो नहीं करेगा जिसकी आईडी नहीं है। या फिर कोई ऐसा भी स्टूडेंट, 2 ऐसे स्टूडेंट्स भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते जिनकी आईडी सेम हो, दोनों की आईडी अलग होनी चाहिए। तो उस केस में हमें यूनिक भी लगाना पड़ता है, इसलिए हम उसको प्राइमरी की बनाते हैं। तो दिस इज यूनिक प्लस नॉट नल आइडेंटिफायर, और कुछ इस तरीके से हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। अब देखो तरीका बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप डालोगे कॉलम का नाम, दूसरा आप डालोगे उसका डेटा टाइप, और तीसरा आप डालोगे उसमें क्या कंस्ट्रेंट लगा रहे हो, ठीक है। 3 टाइप के कंस्ट्रेंट हैं, नॉट नल, यूनिक और प्राइमरी की। आगे बढ़ते हैं।
तो टिप यहाँ पे तुम्हें और इजीली सबसे जब मैंने अभी समझाया वही लिखा हुआ है कि प्राइमरी की इज इक्वल्स टू यूनिक प्लस नॉट नल। एवरी टेबल शुड हैव वन प्राइमरी की, ठीक है, हर एक टेबल की एक प्राइमरी की होनी चाहिए, एक से ज़्यादा प्राइमरी की इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट अब हम देख रहे होंगे कि आखिर कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे आखिर टेबल्स के ऊपर एक्चुअल में वर्क करते हैं। तो ये यार मेरा MySQL का कमांड क्लाइंट सर्वर है। अगर तुम्हारे पास कोई सिस्टम नहीं है, पीसी या फिर लैपटॉप कुछ, तो ट्राई करो तुम ऑनलाइन किसी कंपाइलर में थोड़ा बहुत SQL प्रैक्टिस कर पाओ, कुछ हद तक चल जाता है, ठीक है। तो कोशिश कर सकते हो तुम, फ़ोन में भी थोड़ा बहुत हो जाएगा। बाकी अगर है पीसी वगैरह तो वेल एंड गुड, ट्राई करो यार, ठीक है। डाउनलोड कर सकते हो MySQL का, ये 8.3 आई थिंक रिसेंट चल रहा है, तो इसको डाउनलोड कर लेना। बाकी अब इसको थोड़ा हम बढ़ा देते हैं इसका साइज़, राइट। और इसका पासवर्ड मैंने बहुत बेसिक सा रखा हुआ है, चलो तुम लोग गैस करके देखना कि मैंने क्या पासवर्ड रखा है, ठीक है। रख दिया मैंने, पासवर्ड डाल दिया, अब हम इसमें एंटर हो चुके हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं इसके अंदर, दैट इज़ क्या कि अभी मेरे डेटाबेस में करंटली क्या क्या मतलब मेरे सिस्टम में, मेरे MySQL के सर्वर पे कौन कौन से डेटाबेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं वो चेक कर सकता हूँ। दैट इज़ शो डेटाबेसेस। कमांड बहुत सिंपल है, अगर कोई भी डेटाबेस देखना है तो शो डेटाबेसेस, अगर कोई टेबल देखनी है तो शो टेबल्स, ठीक है, लिखते जाओ। मतलब कि अगर आपको कोई डेटाबेस देखना है, अब डेटाबेस क्या है और भैया टेबल क्या है ये भी समझा दो। एक MySQL किसी भी इंसान के, यूज़र के, फिर किसी भी कंपनी के किसी भी MySQL के सर्वर पर मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं। एक ही यूज़र बना सकता है मल्टीपल डेटाबेसेस अपने सर्वर पर। अब उन मल्टीपल डेटाबेसेस में हर एक डेटाबेस के पास अपनी एक अलग टेबल हो सकती है, ठीक है, एक या फिर एक से ज़्यादा। हर डेटाबेस में जितनी चाहे आप उतनी टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी जब मैं इसको शॉर्ट डेटाबेसेस करूंगा तो ये मुझे बड़े ब्लॉक्स दिखाएगा, यानी कि डेटाबेसेस, ये सब आपके बड़े बड़े डेटाबेसेस हैं, डेटाबेसेस, ठीक है। तो बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, वो लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटाबेस को हम डेटाबेसेस बोलेंगे, ठीक है। मतलब हर एक डेटाबेस में अलग अलग टेबल्स होंगी, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। सो व्हाट इज डेटाबेस? बेसिकली कलेक्शन ऑफ टेबल्स इज कॉल्ड अ डेटाबेस, राइट। बाकी शो डेटाबेसेस करके देखते हैं। ये तुम्हारे सामने एक लिस्ट आ गई है शो डेटाबेसेस की। बाय द वे एक चीज़ और बता दूं, ये जो MySQL है दिस इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव। पाइथन वॉज केस सेंसिटिव बट यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिखो, दैट डजंट मैटर। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कंपनी, हॉस्पिटल, ये सब कुछ जो भी स्मॉल में लिखा हुआ आ रहा है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसको स्मॉल में ही एंटर किया था, मैंने कैपिटल में लिखा होगा, बट वो यहाँ पे हमेशा तुम्हें स्मॉल में ही शो होगा, राइट। तो ये डेटाबेसेस तुम्हें समझ में आ गए। अब भैया ठीक है, जैसे कि आपने शो डेटाबेसेस किया, ऐसे ही शो टेबल्स भी कर देते हैं। बट तुम एक दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि अभी अभी हमने इसको MySQL का सर्वर ओपन किया है, पहली कमांड मैंने चलाई है शो डेटाबेसेस, यानी कि करंटली अभी मैं बाहर खड़ा हो रखा हूँ एकदम, ठीक है। बाहर से मैं देख रहा हूँ कि अच्छा ये सब डेटाबेसेस हैं, डेटाबेसेस की लिस्ट आई है। बट अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से शो टेबल्स कर दूँ, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बैठे बैठे बाहर से ही मैं शो टेबल्स करूँ, तो मुझे मतलब जो MySQL का सर्वर है उसको कैसे पता कि मुझे कौन से डेटाबेस की टेबल्स देखनी है, क्योंकि एक टाइम पे मैं एक ही डेटाबेस की टेबल्स देख सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सबकी आ जाएंगी यहाँ पे टेबल्स, ठीक है। एक टाइम पे एक डेटाबेस की टेबल आएंगी, तो MySQL का सर्वर कैसे डिसाइड करेगा? तो अगर मैं ये रन करूँगा तो ऑब्वियसली वो बोलेगा एरर, वो बोलेगा नो डेटाबेस सिलेक्टेड, यानी कि आपने तो डेटाबेस सिलेक्ट ही नहीं किया, आप तो बस बाहर से खड़े होकर बोल रहे हो कि भाई शो टेबल्स। मुझे पहले एक डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे? यूज़ लिख के जिस भी डेटाबेस को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, जिसके भी ऊपर आप वर्क करना चाहते हो, उस डेटाबेस को सिलेक्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस तुम्हें ऑलरेडी दिख रहे हैं ये सब, ठीक है। करंटली लेट सपोज हम यूट्यूब पे हैं, तो हम एक यूट्यूब डेटाबेस को यूज़ करके देखते हैं कि यूट्यूब में क्या है। तो यूज़ यूट्यूब करके सेमीकोलन। तो मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि हर एक क्वेरी में, हाँ ये क्वेरी होती है, ठीक है, जो भी मैं रन कर रहा हूँ, दीज ऑल आर क्वेरीज। हर एक क्वेरी में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आखिरी में सेमीकोलन डाल रहा हूँ। तो हर एक क्वेरी के एंडिंग में सेमीकोलन डाला जाता है। जब तक तुम सेमीकोलन नहीं डालोगे तब तक वो क्वेरी एंड नहीं होगी, ठीक है। तब तक वो क्वेरी एंड नहीं होगी, वो क्वेरी एज इट इज़ चलती रहेगी। मतलब मान लो अगर मैं ये कॉलन ना लगाऊं और एंटर मारते जाऊं, ठीक है, यहाँ पे हो गया, बट बाकी सब में मतलब यूज़ वाली कमांड के अलावा तुम किसी में नहीं कर पाओगे, तुम्हें हर एक कमांड में सेमीकोलन डालना पड़ेगा, राइट। बाकी अब यहाँ पे क्योंकि डेटाबेस चेंज हो चुका है,
तो डेटाबेस चेंज होने के बाद अब हमारा दूसरा काम होगा कि हम देखें कि इसमें से क्या क्या टेबल्स है, बिकॉज अब डेटाबेस में हम बाहर से पहले देख रहे थे, अब हमने देख लिया अच्छा यूट्यूब वाला डेटाबेस है, अब हम उसके अंदर चले गए हैं। अब हम इसके अंदर आराम से शो टेबल्स की कमांड चला सकते हैं। शो टेबल्स करके सेमीकोलन लगा के एंटर करा तो फिर यहाँ पे ये 4 आ गए, ठीक है। बाय द वे ये जस्ट फॉर स्टडी लास्ट ईयर का स्टूडेंट था, ठीक है, तो मैंने एक टेबल उसके नाम से बना दी उसको याद रखने के लिए। ही यूज्ड टू कमेंट अलॉट, मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट करता था सपोर्ट वगैरह, तो मैंने कहा बढ़िया है जस्ट फॉर स्टडी नाम रखते हैं। आई डोंट नो क्या पता है वीडियोस तक पहुंच जाए, पहुंचा देना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कमेंट करता था। तो टेबल्स इन यूट्यूब जो है तुम्हारी शो हो रही है एम्प्लॉयज़, जस्ट फॉर स्टडी, स्टूडेंट और टेबल सीख लो। मुझे पता है वियर्ड नाम लग रहे होंगे बट हाँ मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है। तो अब 4 टेबल्स में है करेंटली। अब आप क्या कर सकते हो, फिलहाल हमने देख लिया कि डेटाबेसेस कैसे मतलब शो कैसे करना है, बेसिकली यही देखा है ना, और चेंज कैसे करना है, सिलेक्ट कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि आखिर हम किसी एक डेटाबेस के अंदर का जो एक्चुअल डेटा है वो कैसे देखते हैं, किसी भी टेबल के अंदर का। तो इनमें से चलो एक रैंडमली टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉ टेबल सीख लो वाले को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब मान लो मुझे एक्चुअल में देखना है कि इस टेबल के अंदर रियल डेटा क्या है, रियल डेटा क्या है, यानी कि क्या टेबल, क्या कॉलम है, क्या रोज़ हैं, एक्चुअल डेटा क्या है। मुझे याद नहीं है, मैं खुद भी भूल गया हूँ, तो कुछ अगर अजीब सा होगा तो वो मत सोचना, ठीक है, कि ये सब कुछ यहाँ पे कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, जो भी है रियल टाइम पे हो रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, टेबल सीख लो वाले को मुझे सिलेक्ट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल अंडरस्कोर सीख अंडरस्कोर लो, ये कमांड है। अब देखते हैं, थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये जो सिलेक्ट है ना, ये किसी भी टेबल में से किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। बट मैंने सिलेक्ट के पीछे से लिखा हुआ है स्टार, और ये स्टार क्या करेगा, उस सारे डेटा को ले आएगा। अब यार भैया ये डेटा का क्या मतलब है, देखो जब मैं सिलेक्ट स्टार लिख रहा हूँ ना, तो स्टार का मतलब है ऑल कॉलम्स, ऑल कॉलम्स, ठीक है। स्टार का मतलब क्या है, ऑल कॉलम्स फ्रॉम टेबल सीख लो। तो फ्रॉम लिखने के बाद आप टेबल का नाम दे दोगे, बस इतना ही है। अगर इसी को अगर हमें जस्ट फॉर स्टडी से करना होता तो हम ये वाली टेबल लिख देते जस्ट फॉर स्टडी यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट से करना होता तो स्टूडेंट लिख देते, जो भी टेबल है हमें वहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, दैट्स इट। आखिरी में हम सेमीकोलन लगाएंगे। बाय द वे मैंने तुमसे बोला था कि सेमीकोलन के बिना नहीं होगा। अब अगर इसको मैं एंटर मारूंगा तो देख रहे हो एंड नहीं हो रहा है। जब तक मैं सेमीकोलन नहीं दूंगा तब तक वो एंड नहीं होगी कमांड, ठीक है। इट सेज एम्प्टी सेट, तो मैंने कहा था कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी डेटा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। टेबल सीख लो के अंदर ये ऐसी ही बनाई और बस, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। यूट्यूब के एम्प्लॉयज़ कौन कौन से अभी पता चल जाएगा, रियल डेटाबेस लीक हो रहा है यूट्यूब का, कहीं पता चले यूट्यूब बैन कर दे, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। सिलेक्ट स्टार, ये सब फेक डेटा है और काल्पनिक बातें हैं, फ्रॉम एम्प्लॉयज़। यार देख रहे हो ये डबल ईज एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉयज़ सही लिखा है ना, हाँ ठीक है। आप करा हमने एंटर, तो जी कुछ तो डेटा आ गया, ठीक है। ये है हमारा टॉप का कॉलम का नाम, है ना, सभी कॉलम्स का नाम आ गया। और यहाँ पे हमारा पहला डेटा, दूसरा डेटा और तीसरा, अब ये एक ही रो है। तो ई कोड 101, नेम महारथी, सैलरी भाई साहब 1.5 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है। अब ये नहीं पता मंथली है या फिर ईयरली है, एनुअल है, ठीक है। 1.5 लाख रुपए है बस। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एक बार नोट से देखते हैं कि आगे क्या बताना है। अब टेबल्स हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी, यानी कि अभी तक तो हमने देख लिया कि आखिर क्या क्या डेटा कैसे देखना, अब टेबल्स आखिर बनाई कैसे जाती है एक बार वो भी देख लेते हैं। यार एक बार डेटाबेसेस बनाना भी सीख लेना चाहिए था, है ना। तो पहले डेटाबेसेस देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने करा था शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस में ये सब डेटाबेसेस आए थे, राइट। तो अब इसमें से किसी एक डेटाबेस को, अभी देखो हमें कोई एक नया डेटाबेस बनाना है, तो मेरे पास कोई दिमाग में लिटरली कोई आइडिया नहीं है अभी फ़िलहाल, तो मैं नया डेटाबेस ही नाम रख रहा हूँ, ठीक है। तो क्रिएट डेटाबेस नया अंडरस्कोर डेटाबेस, ठीक है। मैंने ये नाम रख दिया है, बहुत बेसिक सा, एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे आ गया 1 रो अफेक्टेड। भैया इसका क्या मतलब होता है, यानी कि अगर क्वेरी ओके हुई है तो यानी कि सब कुछ सही हो गया, अदरवाइज एरर आता। और लिखा हुआ आ रहा है 1 रो अफेक्टेड, यानी कि पूरी की पूरी जो आई है यहाँ पे एक रो अफेक्ट हुई, यानी कि हमने या तो उसको चेंज किया या तो नई रो आई, कुछ ना कुछ हुआ है, बट एक रो के साथ हुआ है, यह हमें ये बता रहे। तो हाँ, क्योंकि हमने नया डेटाबेस एंटर किया है तो एक रो अफेक्ट हुई होगी। फिर से करेंगे शो डेटाबेसेस।
अब तुम देखो पहले यहाँ पे कोई भी नया डेटाबेस नाम का डेटाबेस नहीं था क्या? देखो नहीं था ना, कहीं भी पे भी नया डेटाबेस नहीं है। बट जब मैं शो डेटाबेसिस करूँगा तो अब यहाँ पे तुम्हें एक नया डेटाबेस शो हो रहा होगा। तो बस यही है, डेटाबेस क्रिएट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और बल्कि टेबल क्रिएट करने में तो चलो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बट डेटाबेस क्रिएट करने में कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ता, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेबल्स क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें डेटाबेस अभी हम करेंटली किसमें है हमें ये पता होना चाहिए। तो अभी एक बार शो डेटा क्या कह रहे हैं, शो टेबल्स करके देखते हैं, ताकि पता चल जाए कि हम अभी किस में हैं भी या फिर नहीं है। तो अभी हम टेबल्स इन यूट्यूब वाले में थे, है ना, यूट्यूब वाले डेटाबेस में थे जिसमें कि ये सब टेबल है। अब लेट्स सपोज हम इसमें इसी में ही नई टेबल कोई क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट टेबल, अब पीछे से आएगा टेबल नेम। अब टेबल नेम तुम्हें क्या देना है तुम सोच सकते हो, एम्प्लॉयज़, जस्ट फॉर स्टडी, स्टूडेंट, टेबल सीख लो। टेबल नेम क्या दिया जाए, तो मेरे दिमाग में कोई टेबल नेम नहीं आ रही। तो एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लिंकिट वगैरह का सामान पड़ा हुआ, तो यहाँ पे टेबल नेम ब्लिंकिट, ठीक है। मुझसे मत बोलना भाई तुम कि भैया इतने बेकार आइडियाज़ कहाँ से लेके आ रहे हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। क्रिएट टेबल नेम ब्लिंक इन, चलो ठीक है, बढ़िया है, कुछ नहीं, ब्लिंकिन, हमने नया अपना नाम रखा है, ठीक है, ब्लिंकिन ऑन टॉप, ठीक है। क्रिएट टेबल नेम ब्लिंकिन। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे टेबल्स के कॉलम बताने होंगे, और उसके बाद क्या डेटा टाइप है, और अगर हम कुछ प्राइमरी की रखना चाहते हैं या फिर नहीं। तो समझो बात को, अभी हमने क्रिएट टेबल ब्लिंकिन लिखा है, और इसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में आ गए। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है कि अगर हम कौन सा कॉलम नेम देना चाहते हैं। तो मान लो तुम क्या कॉलम नेम देना चाहते हो, मेरे दिमाग में कुछ चाहता वैसे आइडिया नहीं, आईडी लिख दो, ठीक है। एक हम अलग अलग टाइप के बना रहे हैं, तो आईडी और क्रिएट टेबल नेम आईडी। अब ये किस डेटा टाइप को, आईडी को हम कैर में कर लेते हैं ना, कैर, और 5 कैरेक्टर्स में रख लेंगे हम आईडी को। और दूसरा क्या है, नेक्स्ट इज़ योर क्रिएट कैर, और हाँ इसके बाद हम लिखेंगे अपना कंस्ट्रेंट, राइट। तो जो भी अगर तुम कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हो तो वो इसके पीछे से लिख सकते हो। लेट सपोज आईडी को मैं अगर प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ तो प्राइमरी की इतना लिख देंगे, ठीक है। और बाकी दैट्स इट, ठीक है। इसको तुम एंटर करो और यहाँ से ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। तो क्रिएट टेबल ब्लिंक इन आईडी कैरेक्टर प्राइमरी की। अभी देख रहे हो मैंने सिर्फ एक ही कॉलम ऐड किया है, दैट इज सिर्फ आईडी ऐड किया है। तो लेट्स सी अब इसमें अंदर क्या है, कुछ तो आना चाहिए। सिलेक्ट, क्या हो गया भाई ये, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लिंक इन। तो करेंटली अभी ऑब्वियसली ये एम्प्टी सेट आ रहा है, बिकॉज भैया डेटा नहीं डाला है आपने, ठीक है। आपने डेटा नहीं डाला है, आपने सिर्फ एक कॉलम, छोटा सा एक कॉलम क्रिएट करा है ऊपर का। यानी कि अगर ये एक टेबल थी ना, ये वाली, जैसे कि ये एक टेबल थी, इसके अंदर एक तो पहले ऊपर के कॉलम के नाम थे और नीचे पे फिर एक्चुअल में डेटा इंसर्ट हो रखा था। मैंने अभी सिर्फ इतना किया है कि मैंने ई कोड वाला कॉलम बनाया है। बट भैया आपको कैसे पता कि आपने ई कोड वाला कॉलम बनाया भी है या फिर नहीं बनाया? तो एक कमांड यहाँ से और सीख लो, DESC, ठीक है। DESC या फिर इसको DESC पूरा डिस्क्राइब भी लग सकते हो, डिस्क्राइब भी वैलिड है और DESC शॉर्ट में भी वैलिड है, दोनों वर्क करते हैं। तो अगर तुम इस टेबल के बारे में जानना चाहते हो, उसका डेटा नहीं, इस टेबल के बारे में जानना चाहते हो, मेजॉरिटी में बोलूँगा DDL के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है। तो DDL के बारे में जानने के लिए तुम DESC करके डिस्क्राइब लिखोगे तो टेबल का स्ट्रक्चर आ जाएगा। और ये जो सिलेक्ट कमांड है ये DML के बारे में ज़्यादा बताती है कि भाई उसके अंदर डेटा क्या है, ठीक है। तो DESC लिख के अगर मैं यहाँ पे टेबल का नाम लिख दूँ, दैट इज ब्लिंक इन, तो मेरे पास फील्ड आ जाती है आईडी, टाइप कैर, नल, नो, की के अंदर प्राइमरी की लिखा हुआ है और डिफ़ॉल्ट में नल लिखा हुआ है। तो मतलब डिफ़ॉल्ट तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है अभी सिलेबस के लिए। डिफ़ॉल्ट भी एक टाइप का हम लगा सकते हैं कंस्ट्रेंट की भी, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आप ये रखो। बट हाँ अभी हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि तुमने पिछले वीडियो में, पिछले एपिसोड में कर लिया होगा। तो प्राइमरी की यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, क्या हम इसको नल रख सकते हैं? तो नो है। क्यों? क्योंकि भाई प्राइमरी की लगी हुई है तो नल थोड़ी रख पाओगे, ठीक है। और टाइप में हमने कैर डाल दिया, जो हमने डाला था एग्जैक्टली वो अब यहाँ पे शो हो रहा है। तो इतने हद अगर यहाँ तक तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया तो अब धीरे धीरे करके हम प्रोसीड कर पा रहेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या करा, डेटाबेस बनाना देख लिया और शो डेटाबेस समझ गए और यूज़ डेटाबेस कैसे करते हैं वो समझ गए, ताकि हम किसी एक डेटाबेस को सिलेक्ट कर पाएँ। अब हम एक्चुअल में हमने एक टेबल तो क्रिएट करी, हमने क्रिएट करा, टेबल करा, और यहाँ पे हमने ब्लिंक इट लिखने की जगह, ब्लिंक इट लिखने की जगह ब्लिंक इन लिख दिया, ठीक है, जहाँ पे ये स्टूडेंट लिखा हुआ है। फिर हमने कुछ इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या बनाई, हमने अपनी आईडी बनाई, फिर उसको हमने कैरेक्टर दिया और उसके बाद हमने ऐसे प्राइमरी की लिख दी। हमने सिर्फ इतना काम करा।
अगर तुम्हें उसके नीचे से एडिशनल कुछ और कॉलम्स ऐड करने होते तो तुम इस मेथड से कर सकते थे। सेम तरीका है, सिर्फ क्या, टॉप का कॉलम नेम डाल दो सबसे पहले, दूसरा उसका डेटा टाइप डाल दो, तीसरा अगर तुम्हें लगता है कि इसमें कोई कंस्ट्रेंट या फिर कोई की आनी चाहिए, प्राइमरी की ऑब्वियसली, अगर तुम्हें कोई कंस्ट्रेंट या फिर की इसमें लगानी है तो उस केस में तुम लगा सकते हो, अदरवाइज इट्स टोटली ऑप्शनल, तुम इस जगह को पूरा खाली छोड़ सकते हो। तो भैया यानी कि अगर मुझे इसके आगे मुझे अगर एक नई टेबल क्रिएट करनी है, ब्लिंकिट तो हो ही गई, जैसे कि अगर मुझे एक नई टेबल क्रिएट करनी होती है, अगर मुझे उसमें यही सब डेटा डालने होते तो मैं कैसे करता, मान लो यही अगर तुम्हारे सेम है, ये आखिर एग्जीक्यूट कैसे होती है एग्जैक्टली कमांड, तुम वो देखो। ये अगर मैं इसको ऐसे करके पेस्ट कर दूँ तो तुम देखोगे टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब यार सेम टेबल का नाम यहाँ पे रिपीट नहीं हो सकता, तो मुझे पहले तो या फिर ये स्टूडेंट टेबल को डिलीट करना पड़ेगा या फिर मुझे इसी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। एक बार देखते हैं स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या है। हमने इस वाली टेबल को नहीं देखा आई गेस, हमने टेबल सीख लो देख लिया और हमने एम्प्लॉयज़ वाले को देख लिया आई गेस, बट हमने ये नहीं देखा। तो लेट्स सी है ना कि स्टूडेंट के अंदर क्या है। तो सिलेक्ट, अच्छा यहाँ पे हम दो चीज़ें कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स या फिर DESC डिस्क्राइब स्टूडेंट। तो डिस्क्राइब स्टूडेंट विल गिव अस द स्ट्रक्चर एंड सिलेक्ट विल गिव अस DML द एक्चुअल डेटा। तो सिलेक्ट करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट, स्टूडेंट है या फिर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एंड एम्प्टी, भाई सब कुछ एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ पे तुम एक चीज़ कर सकते हो, अगर तुम्हारी टेबल्स खामखा की पड़ी हुई है तो तुम ड्रॉप टेबल स्टूडेंट करके तुम डायरेक्टली टेबल को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने ड्रॉप टेबल स्टूडेंट लिखा और ये क्वेरी ओके हो चुकी है। मतलब कि अगर अब मैं शो डेटाबेसेस करूँगा, शो डेटाबेसेस नहीं, शो टेबल्स करूँगा, तो यहाँ पे मुझे ये वाली टेबल कहीं पे दिखेगी नहीं, ठीक है। मुझे नई टेबल ब्लिंकिन वाली दिख रही है, बट मेरे को अब वो पुरानी स्टूडेंट वाली जो टेबल यहाँ पे पहले थी एम्प्टी सेट वाली, अब मुझे वो यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। अब मैं अपने ये वाले कोड को ला के नई टेबल क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने नई टेबल क्रिएट कर दी। अब अगर मैं DESC करके इसका स्ट्रक्चर देखूँ, क्या जो मैंने कॉलम्स बनाए थे सब कुछ इसमें आ गया या फिर नहीं आए, तो मैं वो देख सकता हूँ DESC स्टूडेंट, और ये मेरा आ गया फील्ड नेम, क्या क्या कहाँ पे प्राइमरी की है, कहाँ पे UNI मतलब यूनिक, ठीक है। क्या ये नल हो सकता है, तो यस, क्लास है नल हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई भी की भी नहीं लगाई है और हमने यहाँ पे इसको बनाते वक्त जो हो क्लास को बनाते वक्त हमने कोई भी कंस्ट्रेंट लगाया था नहीं। हाँ, हमने ईमेल वाले में हमने यूनिक कंस्ट्रेंट लगा रखा है जिसकी वजह से यहाँ पे UNI शो हो रहा है, बट यहाँ पे भी नल तुम देखोगे नल हो सकता है, ये यस है, ठीक है, नल में हो सकता है। यानी कि नल कितने भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये यूनिक है तो फिर नल भी सिर्फ एक ही हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, नल तो कितने भी हो सकते हैं, बट हाँ जिसकी वैल्यूज़ दो कोई सेम वैल्यूज़ नहीं आ सकती, राइट। तो ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब मान लो अगर हमें एक्चुअल डेटा डालना है तो वो कैसे डालते हैं, अब ये भी देख लो। तो एक तरीका होता है इंसर्ट इनटू फिर टेबल नेम डाल दो, तो टेबल नेम इज स्टूडेंट, राइट। अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो तरीके। पहला है सीधा सीधा तरीका, दैट इज क्या, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट फिर वैल्यूज़ लिख के जो सेम ये तुम्हारा जो है ना रोल नंबर पहले, फिर नेम, फिर क्लास, फिर ईमेल, सेम इसी फॉर्मेट में डालो, मतलब एक एक करके इसी सीक्वेंस में डालो। दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम एक अलग से ऊपर में मेंशन कर दो कि अगर तुम्हें नीचे का डेटा थोड़ा आगे पीछे सीक्वेंस में डालना है, यानी कि तुम्हारा मन है कि जो मैं डेटा डालूंगा इंसर्ट करूंगा, मैं सबसे पहले क्लास दूंगा, फिर नेम दूंगा, फिर रोल नंबर, जो भी है ऊपर नीचे करके दूंगा, तो तुम्हें ऊपर पे स्टूडेंट के जस्ट बाद मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें वो लगता है कि तुम आगे पीछे वगैरह करके लिखोगे तो उस केस में तुम्हें आगे मेंशन करना पड़ेगा, राइट। बट फिलहाल हम सीधे सीधे तरीके से चलेंगे, बाद में हम वो ऊट पटांग वाला तरीका भी देखेंगे अपना, दैट इज इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ लिख के, और उसके बाद जाके तुम अपने यहाँ से चाहो तो फिर यहीं से ही ब्रैकेट दे सकते हो या फिर अगली लाइन से जाके ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे तुम्हारा एक्चुअल में डेटा आने का काम हो गया, ठीक है। अब तुम डेटा इंसर्ट कर सकते हो। अब डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे, तो तुम्हें दिख रहा है ना, सबसे पहले फील्ड क्या है, रोल नंबर। तो तुम्हारा जो भी रोल नंबर तुम्हें लिखना है इसमें वो डाल दो। मान लो रोल नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं, तो मैंने 01 लिख दिया, ठीक है। तो लिख सकते हैं बढ़िया, और क्योंकि इंट है तो एक काम करते हैं इसको सिर्फ 1 लिखते हैं, बिकॉज इट इज़ इंट, तो बेटर रहेगा, राइट। नेक्स्ट इज़ योर नेम। अब नेम में तुम्हारा जो भी तुम नाम लिखना चाहते हो तुम वो लिख दोगे। वैर कैर की लिमिट 40 है, और अच्छी भी बात है, 40 में तो आराम से आ जाएगा, है ना, 40 कैरेक्टर्स में। बाकी जितना स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होगा वो फ्री अप कर देगा। तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट अपना सब लोगों का नाम लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट दैट इज़ महारथी, ठीक है। सब लोगों का डिफ़ॉल्ट नेम लिख दिया हमने, दैट इज़ महारथी। अब जब हमने नेम, रोल नंबर लिख दिया, नेम लिख दिया, नेक्स्ट इज़ योर क्लास। अब क्लास क्या लिखोगे, देखो क्लास अगेन कैर है, तो वैर कैर ये सब जो है इन सब में हमें क्या लगाना होता है,
ऊपर से कॉर्नर्स क्या कहते हैं कोट्स लगाने होते हैं, तो कोट्स लगा के चलना है इन सब में, मैं तो लगा के चल रहा हूँ, तुम्हें भी ध्यान देना है। क्लास अब तुम्हें यहाँ पे अच्छा कैरेक्टर सिर्फ 3 ही हैं, तो फिर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का, ठीक है। तो मैं क्लास डायरेक्टली 12 लिख देता हूँ, या तो तुम 12 लिख सकते हो ऐसे, या फिर तुम XII रोमन वाले स्टाइल में लिख सकते हो। मान लो मैं रोमन वाले स्टाइल में लिख देता हूँ, मेरा ऐसे लिखने का मन है। नेक्स्ट करेंगे, फिर आखिरी में दे रखा है ईमेल, तो ईमेल बना देंगे अपना खुद से ही, दैट इज़ vmaharathi@, यार वो वाला कॉपी हो जाएगा, तो हम सीमेल लिखेंगे ना, cmail.com, थोड़ा वो लगना चाहिए ना, यूनिक लगना चाहिए, सब कुछ एक जैसा थोड़ी होगा। तो vmaharathi@cmail.com हमारा सभी लोगों का ईमेल एड्रेस एक साथ है। अब अगर हम देखें तो अगर मैं यहाँ से इसको ब्रैकेट क्लोज कर दूँ, दैट्स ऑल, हो चुका है। अब यहाँ पे हमें बस एक एंटर करना है और डेटा हमारा एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेमीकोलन लगाऊंगा और एंटर मारूंगा, तो क्वेरी ओके हो गई है, ठीक है। बट भैया ठीक है, बट अब क्योंकि एक्चुअल डेटा आ चुका है टेबल के अंदर, अभी तक तो हम सिर्फ डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे ना, DSC डिस्क्राइब वगैरह के साथ हलचल कर रहे थे। अब मेन हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, दैट्स इट। ये करते ही अगर तुमने देखोगे तो तुम्हारा डेटा तुम्हारे सामने आ चुका है, रोल नंबर, नेम, क्लास, ईमेल, सब कुछ डेटा तुम्हारे पास आ गया है ना। तो इसी तरीके से हम डेटाबेसेस को इंसर्ट करते हैं। अब मान लो हम थोड़ा बहुत और डेटाबेस उठा लेते हैं खुद से ही, जैसे कि एक हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अब क्योंकि यार हमें इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम ऐसे ही एक एक करके क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ से बल्क में डेटा उठा लेता हूँ। इस सब डेटा को उठा लिया एक साथ, और एक सेकंड, ये वाला थोड़ी है, यहाँ पे तो क्रिएट टेबल वाला, ठीक है। क्रिएट टेबल समझ में आ गया ना कि टेबल क्रिएट कैसे करनी है। बाकी ये ऐसी अलग अलग टेबल, कोर्सेज की भी ऐसी क्रिएट कर सकते हो, एनरोल वाली की भी क्रिएट कर सकते हो। अब मुझे चाहिए एक ऐसा डेटा जो कि मैं डायरेक्टली इसमें ड्रॉप कर सकूँ। हाँ, तो यार मिल गया मेरे को यहाँ पे, यह है इंसर्ट स्टूडेंट, ठीक है, रोल नंबर, नेम, सेम फॉर्मेटिंग में ही है। और डायरेक्टली हम यहाँ से क्या करेंगे, डेटा को अपना उसमें पुश कर देंगे, ताकि हमें बार बार इतना लिखने की झंझट ना पड़े। तो हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे एंड हम इसको एंटर मारेंगे। यहाँ पे आ गया एरर, बिकॉज यहाँ पे हमने एक दिया है ये कमेंट, जिसकी वजह से इसने बोल दिया है कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो, ठीक है, ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आ गया ये कमेंट, तो हमें इसको सिंपल करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको इंसर्ट से उठाएंगे और सिर्फ इस वाले तक लेंगे, ठीक है। ये जो कमेंट लिखी हुई है ना, कमेंट की वजह से ये नेक्स्ट लाइन में आ गया और उस वजह से उसने एरर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करना है, ये करेंगे पेस्ट इसको, और देखो कॉमा के बाद अभी हमें और भी डेटा हमारा बचा हुआ है, तो हम उस कमेंट वाले पोर्शन, ये वाला कमेंट वाला पोर्शन है, इसको छोड़ देंगे, डायरेक्टली यहाँ से चले जाएंगे। अब नेक्स्ट वाला उठा लेंगे, ये अपना लास्ट वाला डेटा था, इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके हमने यहाँ से तो हम नेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ पे आके हमने किया पेस्ट और एंटर कर दिया। क्वेरी ओके हो गई है, 4 रोज अफेक्टेड, ठीक है, 4 रोज अफेक्टेड, रिकॉर्ड्स 4, सब कुछ आ गया है। अब हम करेंगे अपना सिलेक्ट वाली कमांड रन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये करते ही तुम्हारा अब कुछ कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे शो होने लग गया है, तो अच्छा लग रहा है देख के, मतलब कि हाँ भाई टेबल थोड़ी हरी भरी हो गई है ना, थोड़ा बहुत कुछ डेटा नज़र आ रहा है। बाय द वे, तुम में से अगर किसी का इनमें से नाम है तो फिर ज़रा कमेंट में बताओ है या फिर नहीं है, ठीक है। क्या पता भाई, देख रहे हो हज़ारों में से कुछ होगा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हो सकता है ना, नाम, सर नेम अगर कुछ भी मैच कर रहा है तो फिर बताओ। तो रोल नंबर 1 और महारथी और क्लास 12 vrmaharathi@gmail.com, और बाकी सबका भी यहाँ पे ऐसी example.com दे रखा है। इतना समझ गए, इंसर्ट करना समझ गए, क्रिएट करना समझ गए टेबल्स को। अब हम समझेंगे कि आखिर डेटा को सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो देखो ये सब कुछ यहाँ पे ये जो है थोड़ा बहुत ऑल्टर टेबल की कमांड्स अभी रह रही है, बट उसको हम अभी करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत डेटा सीडिंग के बाद हम सिलेक्ट करने का, ये वाला जो होता है ना सिलेक्ट करने की कमांड्स, थोड़ा सा इनको बताते हैं ताकि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बने चीज़ें। पहले बाद में हम ये बोरिंग ऑल्टरनेट वगैरह वाली चीज़ें कर देंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें सिलेक्ट करना है, देखो बहुत मज़ेदार एकदम इंग्लिश लगती है, देखो पता, प्लेन इंग्लिश, एकदम प्लेन इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश, मसाला इंग्लिश, ठीक है, जो भी बोलो। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टार का मतलब होता है कि सारे के सारे कॉलम्स, मतलब कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप रोल नंबर भी दे दो, नेम भी दे दो, क्लास भी दे दो और ईमेल भी दे दो। अगर मैं इसको इतना ही रख के डायरेक्टली सेमीकोलन लगा के एंटर मार दूंगा तो मुझे पूरी की पूरी टेबल फिर से दे देगी, दैट इज़ द, ये सेम रिपीटिशन हो जाएगा, ठीक है। बट इस बार मैं सेलेक्टिव डेटा मांगूंगा। सेलेक्टिव डेटा का क्या मतलब है कि मैं जो ये मैंने डेटा यूज़ यहाँ पे ऑलरेडी है, इसका यूज़ करके सिर्फ वो पर्टिकुलर के लिए ही डेटा मांगूंगा।
मतलब कि अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट सबका डेटा दे देगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करते ही, बट अगर मैं यहाँ पे वेयर लिख दूँ, वेयर पता है ना जहाँ कहाँ, वेयर को हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जहाँ भी वेयर रोल नंबर भी ले सकते हो, नेम भी ले सकते हो, क्लास, ईमेल, कुछ भी ले सकते हो। बट अगर तुम देखोगे अगर मैं यहाँ पे क्लास और यहाँ पे मैं एक्स आई 12th करूँगा तो पूरा का पूरा ही डेटा आ जाएगा क्योंकि सब में सेम ही है, ठीक है। बाकी हाँ, ईमेल को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ अलग से, नेम और रोल नंबर इन सबको मैं अलग से सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट बिकॉज रोल नंबर जो है वो यूनिक ही होगा, नेम रिपीट हो सकता है, ईमेल नहीं होगा जनरली देखा जाए तो फिर उसको हम एज एन ऑल्टरनेट की ले सकते हैं। बट वी विल फॉर नाउ वी विल टेक रोल नंबर, ठीक है। वेयर रोल अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू कौन सा ले, लेट्स सपोज 1 ले, चलो 104 ले लेते हैं, क्या रोल नंबर इज़ 104। इतना करके अगर हम इसमें एंटर मार देते हैं तो तुम देखोगे क्या भाई साहब, ठीक है, पहले पहले तुम वेयर वाली कमांड लिख के सीख गए कि भाई इस तरीके से डेटा किया जाता है एक्सट्रैक्ट, ठीक है। आई नो बेसिक्स है, नेक्स्ट पार्ट में ज़्यादा डिटेल कर रहे होंगे, बट फिलहाल तुम्हें ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके तुम एडवांस क्वेश्चंस भी अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर चीज़ सिलेक्ट करनी है तो वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू दिस। इसी सेम चीज़ को तुम नेम का यूज़ करके भी कर सकते थे, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो फिर वेयर नेम इक्वल्स टू महारथी, देख लिया महारथी वाला आ गया डेटा, कैसे नेम का यूज़ करके फेच किया। और भी तरीके हैं जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज़ नॉट इक्वल टू यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू महारथी, ये एक तरीका है। अब यहाँ पे महारथी को छोड़ के सारा का सारा डेटा आ जाएगा बिकॉज इज़ नॉट इक्वल टू लगा दिया मैंने, महारथी को छोड़ के सारा डेटा आ गया, राइट। और अगर मुझे सेम चीज़ करानी है, महारथी को छोड़ के सारा डेटा लाना है, तो इसमें एक और तरीका है क्या कि इसको यहाँ से हटाओ, वेयर नॉट नेम इज इक्वल्स टू महारथी, ये भी तरीका है, नॉट लगा दो। तो फटाफट हमने बहुत एकदम से तेज़ी में बहुत सारी चीज़ें सीख ली वेयर के साथ साथ। दैट इज़ क्या कि जहाँ पे तुम्हें नॉट वाला सिलेक्ट करना है तो फिर तुम चाहो तो फिर ये वाला इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आगे से नॉट लगा के भी कर सकते हो कोई भी कंडीशन अगर तुम्हें फॉल्स चेक करना है उसका। तो ये हमारा हो गया थोड़ा बहुत सिलेक्ट के बारे में। अब हम बात कर रहे होंगे, फिर से वापस आएंगे थोड़ा बहुत DDL में, दैट इज़ ऑल्टर करने की। यानी कि अब हमने एक बार टेबल का स्ट्रक्चर बना दिया, बट अगर हमें इस स्ट्रक्चर में कुछ रिफाइनिंग करनी है, कुछ नई चीज़ें करनी है, तो वो कैसे करेंगे। तो देखो ऑल्टर के लिए तुम्हारे यहाँ पे नोट्स में तुम्हें यहाँ पे क्लियरली ऑल्टर टेबल दिख रहा है, और यहाँ पे ना ऑल्टर को तो थोड़ा अच्छे से करके जाना है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग होने लग जाती हैं। मैंने अलग अलग से सब कुछ लिखा हुआ है। ऐड अ न्यू एट्रीब्यूट, अगर तुम्हें नया कॉलम ऐड करना है, मान लेते हैं कि यहाँ पे तुम देखोगे हाँ, यहाँ पे रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, ईमेल है, मान लो इसमें मुझे फ़ोन नंबर भी ऐड करना है ना। फ़ोन नंबर भी होना चाहिए स्टूडेंट का, भाई अगर स्टूडेंट है तो फिर फ़ोन नंबर भी होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम दे दो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। दिस फर्स्ट लाइन विल ऑलवेज बी द सेम, चाहे तुम्हें ऑल्टर के लिए कुछ भी करना है ना, किसी भी, देखो ऑल्टर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, पहले ये देख लो। ऐड और रिमूव करना है कॉलम को तो ऑल्टर यूज़ होगा, ऐड और रिमूव करना है प्राइमरी की को तो ऑल्टर का यूज़ होगा, ठीक है। एंड इवन कंस्ट्रेंट्स को अगर तुम्हें ऐड और रिमूव करना है, मॉडिफाई करना है, तो उसमें भी तुम्हारा ऑल्टर का ही यूज़ हो रहा होगा, राइट। फिलहाल हम ऐड कर रहे होंगे कॉलम को, तो चाहे तुम ऐड करो, चाहे तुम रिमूव करो, चाहे तुम प्राइमरी की के ऊपर वर्क करो, चाहे तुम मॉडिफाई करो किसी एक कॉलम का कंस्ट्रेंट, तुम्हारी पहली लाइन विल बी ऑलवेज द सेम। सेकेंड लाइन के ऊपर जो होगी वो एक्चुअल में काम कर रही होगी, पहली लाइन सिर्फ बताएगी कि क्या करना है। फर्स्ट लाइन विल से ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, राइट। फर्स्ट लाइन विल से ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, और नेक्स्ट लाइन विल से ऐड, अगर कुछ ऐड करना है, ऐड फ़ोन। अब ये क्या है, तुम्हें डायरेक्टली बता देना है ऐड फ़ोन, यानी कि कॉलम नेम, ठीक है। जो भी कॉलम नेम तुम्हें ऐड करना है तुम वो लिख दो और पीछे से डेटा टाइप डाल दो, ठीक है, पीछे से डेटा टाइप डाल दो। यानी कि अगर मैं यहाँ से लिखूँ ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, डेटा टाइप इज़ फ़ोन और कॉलम नेम इज़ 4, और डेटा टाइप क्या है हमारा यहाँ पे, तो डेटा टाइप विल भी वैर कैर ले लेता है ना फ़ोन नंबर के लिए, वैर कैर, और इसमें हम ले लेंगे 15। अच्छी खासी वैल्यू ले लिए 15, ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट फिर भी ठीक है। और पीछे से तुम इसमें कंस्ट्रेंट भी डाल सकते हो, यानी कि साथ साथ में अगर तुम नया कॉलम ऐड कर ही रहे हो तो बता दो अगर कोई कंस्ट्रेंट है। तो फिर मैं चाहता हूँ कि भाई हर एक स्टूडेंट का फ़ोन नंबर सेम हो, ताकि एक स्टूडेंट अपना ही फ़ोन नंबर किसी दूसरे स्टूडेंट का किसी दूसरे स्टूडेंट से फ़ोन नंबर लिया और टीचर को बता दिया कि ये वाला फ़ोन नंबर है, ठीक है, मेरा भी। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेंट लगा सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं एंटर मारूंगा तो क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, और ये हो जाएगा, मतलब कि भैया क्रिएट हो गया है। तो हाँ हो गया होगा, तो सिलेक्ट करके देखेंगे, सिलेक्ट
स्टार फ्रॉम क्या स्टूडेंट। अब जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारे यहाँ पे एक नया कॉलम नज़र आ रहा है फ़ोन नाम का, जो कि हमने अभी अभी क्रिएट किया और बाकी सब कुछ टेबल एग्जैक्टली सेम है। बट अभी करंटली यहाँ पे सब कुछ क्या है, नल है। देख रहे हो, सब कुछ नल है। अब एक चीज़ और चेक करते हैं कि भैया अच्छा यहाँ पे कमेंट में लिखो कि अगर मुझे चेक करना है कि ये फ़ोन नंबर में कंस्ट्रेंट लगा है या फिर नहीं लगा, तो मैं कैसे चेक करूँगा। बहुत सिंपल सी कमांड है, ठीक है। अगर तुम पढ़ रहे हो अभी तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हाँ, अब मैं बता देता हूँ। DESC अगर हम करते हैं और स्टूडेंट लिख देते हैं तो आपके पास सारा का सारा डिस्क्रिप्शन आ जाती है। और यहाँ पे देखोगे फ़ोन नंबर में वेरकैर दिख रहा है और डिफ़ॉल्ट और यूनिक यहाँ पे UNI लिखा हुआ दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। नल हो सकता है तो नल पे येस है, बट हाँ की हमने यूनिक लगा रखी है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी कॉलम को हम ऐड करेंगे अगर हमें कॉलम ऐड करना है। दूसरा इज़ योर रिमूव एन एट्रीब्यूट, या फिर एट्रीब्यूट को ही हम कॉलम भी बोलते हैं। तो अगर सेम वही पहली लाइन लिखनी है और ड्रॉप कॉलम फ़ोन, यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम्हें यहाँ पे ड्रॉप करते टाइम ड्रॉप के पीछे कॉलम भी लिखना है, ठीक है। ड्रॉप कॉलम और उसके बाद कॉलम का नाम। तो वही पहली लाइन तो सेम ही है, दैट इज़ ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप। ड्रॉप के बाद क्या, कॉलम। कौन से कॉलम को ड्रॉप करना है, तो विच वॉज फ़ोन को ही ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि उसके अंदर अभी करंटली डेटा नहीं है कोई भी, तो उसी को ड्रॉप करके दिखा देते हैं, काम हो जाएगा। क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। अब अगर हम करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखते हैं क्या डेटा चेंज एक्चुअल में हो गया। तो यस, फ़ोन वाला जो कॉलम एडिशनली अभी ऐड हुआ था वो यहाँ से हट चुका है। अब अगर हम देखें अगली चीज़, दैट इज़ मेक प्राइमरी की, ऐड अ प्राइमरी की। अगर मान लो करंटली अभी कोई भी टेबल में प्राइमरी की नहीं है, तो उस केस में आपको कैसे ऐड करनी है प्राइमरी की। तो देखो अगेन पहली लाइन हम सब में सेम है, ठीक है। इन चारों में पहली लाइन सेम ही है। दूसरी लाइन में असली काम होता है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें ऐड करनी है तो फिर यू विल राइट ऐड, फिर प्राइमरी की, और फिर किस कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहते हो वो लिख दो, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है किसी कोई एक ही कॉलम बनेगा। तो अगर तुमने ऑलरेडी बना रखी है तो और तुम हटाना चाहते हो तो तुम्हें ज़रूरत ये नहीं है बताने की कि कौन से वाले कॉलम को हमने प्राइमरी की कौन सा वाला है। तुम डायरेक्टली लिख सकते हो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप प्राइमरी की। यहाँ पे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ जी ये वाली प्राइमरी की को ड्रॉप करना है, यानी कि रोल नंबर को ड्रॉप करना है। वो अपने आप हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक ही प्राइमरी की होगी, जो भी होगी वो उसको हटा देगा। तो अब मान लो करेंटली अगर देखें तो एज़ पर इस डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन एक सेकंड कहाँ गई, ये जो डिस्क्रिप्शन थी यहाँ पे हमारे पास एक प्राइमरी की है रोल नंबर, ठीक है। तो पहले मैं इसको ड्रॉप करूँगा और उसके बाद में लगाऊंगा। तो वी विल यूज़ ऑल्टर क्या था, ऑल्टर टेबल, मैं ही भूल रहा हूँ, ठीक है। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट और क्या था, नम 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 ऐड, नहीं सॉरी, ड्रॉप प्राइमरी की, ठीक है। ड्रॉप प्राइमरी की, जो भी प्राइमरी की उसको ड्रॉप कर दो, क्वेरी ओके। और 5 रोज अफेक्टेड, 5 की 5 अफेक्ट हुई बिकॉज हम यहाँ पे 5 रोज हमारी हैं, तो सभी के ऊपर वर्क करेगा क्योंकि रोल नंबर की जो प्राइमरी की थी वो सबसे हट गई। अब अगर हम देखें DESC करके, अगर हम यहाँ पे टेबल का नाम डालेंगे स्टूडेंट, तो फिर यहाँ पे अब आपको PRI कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, पहले था। अब अगर हमें ऐड करना है तो वी विल बी डूइंग द सेम थिंग, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड क्या प्राइमरी की, ऐड प्राइमरी की। अब प्राइमरी की किस कॉलम को बनाना है वो बता दो। मान लो अगर मैं नेम को बना सकता हूँ तो नेम को भी बना सकता हूँ मैं, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया अभी मजे में, ठीक है। तो क्वेरी ओके हो गई। अब मैं अगर DESC करूँगा स्टूडेंट, तो हेयर यू विल सी नेम इज़ द प्राइमरी की नाउ, ठीक है। तो यानी कि सेम नेम अब दोबारा नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्राइमरी की बन गया, प्लस नल नेम भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ अब हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ इज़ योर यू कांट ड्रॉप अ प्राइमरी की इफ़ एन इन द टेबल फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे देखो उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट हाँ ये तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बना के असर्शन रीज़न वगैरह में दे देंगे। दैट इज़ आप किसी भी टेबल की प्राइमरी की को तब तक ड्रॉप नहीं कर सकते जब तक वो फॉर्मली किसी एक दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस हो रखी है, ठीक है। किसी भी एक टेबल का कॉलम आप वो वाला कॉलम ड्रॉप नहीं कर सकते अगर वो किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की को रेफरेंस कर रहा है। क्या बात समझ में आई? आ जाएगी थोड़ा बहुत, फिर से सुन लो। किसी भी कॉलम को हम उस कॉलम को ड्रॉप नहीं कर सकते जो कि किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। यहाँ का सिंपल कॉलम है बट किसी दूसरे कॉलम की प्राइमरी की को रेफरेंस कर रहा है, वहाँ पे वो प्राइमरी की है एज अ यहाँ वाली, तो इसको हम डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते।
और डेटा सीडिंग हमें समझ में आ गया, डेटा को सीड कैसे करना है, हमने ऑल्टर टेबल समझ लिया, ड्रॉप वगैरह का तुम्हें पता ही है, ड्रॉप डेटाबेस कैसे करना है, क्रिएट टेबल एंड रूल समझ में आ गया, ये तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज योर सेलेक्ट कमांड्स, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। नेक्स्ट इज डिलीट, डिलीट देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। देखो दो चीज़ें हैं, डिलीट करना है अगर आपको कोई पर्टिकुलर, डिलीट जो है वो एक पर्टिकुलर डेटा अगर आपको कोई हटाना है किसी एक पर्टिकुलर उसमें से, यानी कि एक टेबल बनी हुई है और एक पर्टिकुलर रो को हटाना है तो उसमें हम डिलीट यूज़ करेंगे। और ड्रॉप जो होता है पूरा पूरा कंप्लीटली किसी टेबल को हटाना है, पूरी तरीके से हटाना है, ठीक है, तो उस केस में हम ड्रॉप यूज़ कर रहे हो। तो कभी कभी कन्फ्यूजन आती है कुछ स्टूडेंट्स को कि भैया बता दो डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। तो डिलीट में आप पर्टिकुलर रो, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन डिलीट कर सकते हैं, बट ड्रॉप में आप पूरा डेटा एक साथ उड़ा देता है, चाहे तो पूरी पूरी कॉलम उड़ा दिया, चाहे पूरी टेबल उड़ा दी, चाहे पूरा पूरा डेटा बेस ही उड़ा दिया, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो एकदम एकदम बेसिक सी इंग्लिश में लिखा हुआ है लिटरली, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे यहाँ से, अब पहले तो सिलेक्ट करके देखते हैं डेटा कौन कौन सा है, ठीक है। यार क्या है भाई, तेज़ी से टाइपिंग करते करते ना अलग ही कुछ टाइप हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये यहाँ पे करेंटली डेटा दिख रहा है, ओ भाई साहब वन नीचे, आप ये बीच में क्या कर रहा है तो पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, अभी मुझे मान लो कोई पर्टिकुलर डेटा डिलीट करना है, मान लेते हैं कि कबीर अरोड़ा, क्या है ये, इसका ईमेल कहाँ पे, ठीक है, तो इसका मुझे ईमेल नहीं नज़र आ रहा है, तो मान लो मैं इसी को ही उड़ा देता हूँ, ठीक है, लेट्स से इसको मैं उड़ा देता हूँ। तो इसको उड़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, पहली लाइन हो गई। वेयर दो तरीक़ों से इसको डिलीट किया जा सकता है, ये जो कबीर अरोड़ा है जिसमें वेयर ईमेल इज इक्वल्स टू नल बोल दो, या तो ताकि जितने भी उस टेबल में जहाँ जहाँ पे भी ईमेल नल हो वो सब डिलीट हो जाए। बट क्योंकि हमें पता है इस टेबल में सिर्फ एक ही डेटाबेस है, एक ही रो है जिसमें नल है, तो वो सिर्फ इसी को डिलीट करेगा। दूसरा तरीका है कि हम रोल नंबर का यूज़ करें, तीसरा तरीका है कि हम कबीर अरोड़ा का यूज़ करें, ठीक है, तो यानी कि नेम का यूज़ करें। तो तीनों में से किसी को भी तुम यूज़ कर सकते हो, एक एक करके थोड़ा बहुत सब कुछ देख लेते हैं। लेट्स सपोज रोल नंबर, वेयर रोल अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल्स टू क्या था 103, दैट्स इट, हो गया वो डिलीट, ठीक है। लेट्स सी कहाँ एक सेकंड कहाँ था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, अब वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ अगर जैसे कि मैंने रोल नंबर के साथ करी, तुम सेम चीज़ नेम के साथ भी कर सकते थे, बस रोल नंबर की जगह पे नेम आ जाता, और ये वाली जो 103 है इसकी जगह पे तुम्हारा कबीर अरोड़ा आ जाता। पूरा का पूरा कंप्लीट नाम लिखना है कबीर अरोड़ा और ऑन कोट्स। और अगर तुम्हें नल करना था तो नल में भी सेम चीज़ हो जाती, ठीक है। वो यहाँ से क्या कहते हैं वो यहाँ वाला डेटा जो है नल वाला, वो पूरी की पूरी रो उड़ा देता, जहाँ भी कहीं पे उसको नल नज़र आता तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो एक ही जगह पे, तो फिर वो उसको हटा देता। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डिलीट समझ में आ गया, कोई पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना है तो फिर वो कुछ इस तरीके से काम कर सकता है। बट यहाँ पे अगर आपको फिर से बता दिया कि अगर आपको फिर से चाहिए तो तुम्हें फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा, देयर इज़ नो गो बैक। मतलब अगर एक बार तुमने किसी के डेटा को डिलीट कर दिया और तुम्हारे पास उसका कोई भी बैकअप नहीं है, देन इट्स गॉन फॉर एवर। यानी कि अगर मैं भी चाहूँ कि वो कबीर का क्या था, क्या नाम था पूरा, मैं उसको रिकवर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। देयर इज़ नो वे आई कैन रिकवर इट। सिलेक्ट ऑल कॉलम्स, सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट स्टार यूज़ करते हैं। सिलेक्ट कोई पर्टिकुलर चीज़ सेलेक्ट करनी है तो हम पर्टिकुलर वो कॉलम्स, अब ये भी देख लेते हैं, ठीक है, ये भी देख लेते हैं, ये पता होना चाहिए तुम्हें। मान लो इस वाले में से मुझे, अगर मैं सिलेक्ट स्टार कर रहा हूँ तो मेरे पास सारे ही कॉलम्स आ जा रहे हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास, ईमेल। बट मैं कह रहा हूँ यार मुझे ईमेल नहीं चाहिए, मेरे को ये ना डेटा किसी को भेजना है, बट वो डेटा उसके पास ईमेल नहीं जाने चाहिए, ठीक है, वो प्राइवेसी है ना। तो मुझे सिर्फ नेम चाहिए स्टूडेंट्स का, तो उस केस में क्या करूँगा, सिलेक्ट रोल नंबर और नेम, दो चीज़ें भेज सकते हैं ना, रोल अंडरस्कोर नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट, दैट्स इट, हो गया, ठीक है। रोल नंबर और नेम हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स का आ चुका है, और बाकी ईमेल वगैरह अब हाइड हो चुका है। अब मैं ये वाले डेटा को किसी को भी इस तरीके से भेज सकता हूँ, मुझे सारा डेटा भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप पर्टिकुलर कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हो। और स्टार का क्या मतलब है, सारे कॉलम्स, स्टार दिमाग नहीं लगाएगा, स्टार बोलेगा ठीक है मैं सारे कॉलम्स भेज रहा हूँ। अगला है आपका प्रेफर कॉलम नेम्स फास्टर क्लीनर एंड स्टार, मतलब जहाँ भी अगर आपको यूज़ करना तो कॉलम नेम्स यूज़ करो एक्चुअल में, क्योंकि फास्टर है यार, जितना डेटा चाहिए उतना ही होगा, फालतू में रिसोर्स वेस्टेज नहीं होगा, है ना। ये भी एक चीज़ है, अलाइसिंग, आप एज का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यानी कि कोई एक नाम है, कोई एक चीज़ है, आप उसको किसी और तरीके से दिखा सकते हो वाइल इन दैट पर्टिकुलर आउटपुट। जैसे कि सिलेक्ट नेम एज अ स्टूडेंट नेम, थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाने के लिए, क्लास एज क्लास, तो जिस तरीके से आप उसको डिस्प्ले कराना चाहते हो यू कैन डू इट। लाइक मान लो यहाँ पे नेम है, मैं नेम का जो कॉलम नेम है उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस इस पर्टिकुलर, समझो बात को, मैं इस कॉलम का एग्जैक्ट जो कॉलम नेम है मैं उसके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, उसको
इंटरनली चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में अपनी अगली नेक्स्ट कमांड, अपने अगले नेक्स्ट आउटपुट में उसको अलग तरीके से दर्शा रहा हूँ बस, ठीक है, अलग तरीके से दर्शा रहा हूँ। इंटरनली वो अभी भी उसी नाम से स्टोर हो रहा है। क्या बात समझ में आई? तो अगर नहीं आई तो फिर से समझ लो, सिलेक्ट नेम एज, अब मान लो ये नेम है, बट मैं इस नेम को डायरेक्टली नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अलग मतलब स्टाइलिश वे में आए। तो सिलेक्ट नेम एज क्या, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, कुछ मैं इस तरीके से इसको डिस्प्ले करा सकता हूँ, फ्रॉम क्या, स्टूडेंट। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ नेम को, बट मैंने एज लगा दिया, यानी कि मैंने अलाइजिंग कर दी, और यहाँ पे स्टूडेंट नेम एज स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये करूँगा मैं, और अगर मैं इसको अब एंटर करूँ तो तुम्हें दिखेगा कि अब ये जो डेटा है यहाँ पे टॉप पे कॉलम का नाम स्टूडेंट नेम आ रहा है। तो क्या मतलब भैया एक्चुअल में इसका नाम चेंज हो गया? तो चेक कर लेते हैं। अब अगर हम सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट करें तो अरे ये क्या, ये तो फिर से वैसे ही आ गया, ये तो फिर से नेम ही शो हो रहा है। आपने तो यहाँ पे तो सब कुछ प्रॉपर NAM ही आ रहा था, बट यहाँ पे स्टूडेंट नेम हो गया था इसका नाम चेंज करके, बट ये तो फिर से नेम आ गया। तो बेसिकली ये जो स्टूडेंट नेम नाम आया था ये उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए आया था, जब मैं चाह रहा था कि फिलहाल के लिए इस वाली कमांड के लिए, इस वाली क्वेरी के लिए इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर दो। प्रेजेंटेशन की बात है, बस तुम समझ सकते हो, ठीक है। बाकी एक्चुअल में इसका कुछ भी उसके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट इज योर शॉर्ट एंड टेबल नेम। तो यार यहाँ पे ये जो है ना, ये स्पेसिफिकली जॉइंस के लिए यूज होते हैं। सेम काम होगा यहाँ पे, अगर तुम इसमें s.roll number s.name करके फ्रॉम स्टूडेंट s करोगे तो सेम वही आउटपुट आएगा जो तुम नॉर्मली रोल नंबर और नेम को सिलेक्ट करके करते। बेसिकली ये जो डॉट वाली चीज़ है, ये जॉइन जब हम पढ़ रहे होंगे वहाँ पे हम इसको डिटेल में ज़्यादा कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल हम इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। बस ये समझ लो कि जॉइन नाम के लिए हम s डॉट करके कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं। वो तो अलाइसिंग का टॉपिक था, एज वाला टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे छोटा सा ऐड कर दिया, राइट। नेक्स्ट इज योर डिस्टिंक्ट। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। तो जो भी अगर आपकी जहाँ यहाँ पे भी डिस्टिंक्ट क्लासेस होंगी, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग, यूनिक, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब सिर्फ यूनिक होता है। तो जहाँ भी कोई यूनिक क्लासेस होंगी, जितनी भी यूनिक क्लासेस वहाँ पे उस टेबल में एग्जिस्ट कर रही हैं, वो सारी एक एक करके लिस्ट हो जाएंगी। तो मान लो अगर मैं इसको रन करूँगा तो सिर्फ एक ही क्लास आई, दैट इज क्लास 12, क्योंकि सारे ही डेटा बेसिस में यहाँ पे सिर्फ क्लास 12 ही है, कोई और अलग नया है ही नहीं। अगर मान लो यहाँ पे कोई सिर्फ एक आइटम भी अगर यहाँ पे क्लास 11 का होता तो यहाँ पे क्लास 11 आ जाता, ठीक है। तो या फिर एक काम करते हैं ना, यहाँ से एक डेटा को उठाते हैं और या फिर एक डेटा को इंसर्ट कराते हैं प्रॉपर, और उसको 11th का रखते हैं ताकि तुम्हें डिस्टिंक्ट अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मान लो हमें क्या करना होगा, इंसर्ट, खुद से लिख के देखो वैसे क्वेरीज, ठीक है, हर बार मैं ही नहीं लिखूंगा। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, और नेक्स्ट वाले पे तुम्हें क्या लिखना है, यहाँ पे तुम्हें वैल्यूज़ लिख देनी है, दैट इज 101 102 103 104 105 लिख देते हैं, एक काम करते हैं ना। तो 105 और उसके बाद नेम में क्या लिखेंगे, ठीक है, कुछ नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट इज क्लास, क्लास इज XI, ठीक है। अगेन हमें लिखना होगा कोट्स में XI, और क्या है फिर, ईमेल, एंड हम आखिरी में लगाएंगे ब्रैकेट, एंड देन हम लगाएंगे सेमीकोलन, एंड दैट्स इट, हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम सिलेक्ट स्टार करके देखें फ्रॉम स्टूडेंट, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं ना भाई। तो ये नया डेटा हमारा आ चुका है, राइट, यहाँ पे। अब अगर हमें पिछली वाली डिस्टिंक्ट वाली कमांड अगर हम चला जाए, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट और सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट किस वाले में से सिलेक्ट करना है, आपको डिस्टिंक्ट क्लास चाहिए, डिस्टिंक्ट रोल नंबर चाहिए, या फिर डिस्टिंक्ट नेम चाहिए, जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे को क्लास चाहिए, ठीक है, डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। तो इतना करने के बाद तुम देखोगे यहाँ पे क्लास 10th और 11th आ गया, यानी कि यूनिक वैल्यूज़ जो भी हैं वो सारी खैर यहाँ पे आएंगे। अगर 10th भी होता तो सिर्फ 10th एक बार आएगी। कितने रेपिटेशंस हैं, कितने बार आ रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है डिस्टिंक्ट को सिर्फ ये फ़र्क पड़ रहा है कि कितने हैं, कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज है, उन सबको एक एक बार पिक कर रहा है और वहाँ पे थ्रो कर दे रहा है, राइट। अगला हमारा नेक्स्ट यार, यहाँ से जो ऑपरेटर्स इन वेयर हैं, इन सब ऑपरेटर्स को, मैथमेटिकल, लॉजिकल, इन सब को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। स्पेशल फिल्टर्स जो है तुम्हारे इन बिटवीन वाले, ऑर्डर बाय, मीनिंग बाय ऑफ नल, ठीक है, अपडेट कमांड, ये सारा कुछ, डिलीट, एग्रीगेट, ये आखिरी नेक्स्ट पार्ट में हम कर लेंगे, क्योंकि हमने बेसिक्स SQL का कवर कर लिया है। तो आखिरी पार्ट में हम डायरेक्टली सिर्फ ये सब चीज़ें कवर कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट तुम्हारा कल या फिर परसों को आ जाएगा, तो मेक श्योर तुम उसको देख लेना। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक ले बाय।